नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। एसआईआर को लेकर जिस तरीके से लगातार रार देखने को मिली है, उसके बाद से अब आपको बता दें कि बंगाल में भी अवैध घुसपैठियों को लेकर एसआईआर जैसे ही लागू हुआ, उसके बाद से घुसपैठिए भाग खड़े हुए हैं। जी हां, कई बॉर्डर पे भारी संख्या में घुसपैठिए देखे गए हैं जो कि लगातार बंगाल छोड़कर जा रहे हैं। यानी कि यह साफ हो जाता है कि बंगाल में वाकई में घुसपैठिए रह रहे थे। फिलहाल जिस तरीके से चुनाव आयोग लगातार एसआईआर को लागू कर रहा है और तमाम जांच पड़ताल यहां पर चल रही है, लेकिन उसी बीच बड़ी जानकारी यह सामने आ रही है कि टीएमसी इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी साफ तौर पर आपको बता दें कि चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखी गई और यह कहा गया कि जो काम कई समय में होता है, यानी कि लगभग साल भर उसमें होता है, वो अगर इतने कम समय में होगा तो अधिकारियों पर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ जाएगा और सही तरीके से इसकी रूपरेखा नहीं बनेगी। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि हम इसको, यानी कि एसआईआर को, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। तो घुसपैठियों पर हंटर चलेगा। चुनाव आयोग लगातार एसआईआर यहां पर करा रहा है, लेकिन विपक्ष परेशान हो रहा है। विपक्ष साफ तौर पर, चाहे राहुल गांधी हो या फिर जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो साफ तौर पर इसका विरोध करती हुई हमने बिहार में भी देखी। लेकिन अब बंगाल की बारी है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में मतदाता सूची को पुनर्निरीक्षण करने के लिए जो तैयारी यहां पर साफ तौर पर आपको बता दें कि चुनाव आयोग करता हुआ नजर आ रहा है, उससे ममता बनर्जी और साफ तौर पर टीएमसी बेहद ज्यादा परेशान होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि शायद बीजेपी का यह आरोप है कि जितने भी घुसपैठिए हैं, और इसी की वजह से ममता सरकार लगातार दोबारा बनती है, जब ये सब जितने घुसपैठिए जो अवैध तौर पर बंगाल में रह रहे हैं, इनको हटा दिया जाएगा तो वाकई में इस बार निष्पक्ष चुनाव होगा। बीजेपी साफ तौर पर बोल चुकी है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि दूसरे फेज का एसआईआर है और हर प्रदेश में इसको लागू किया जाएगा, तो इससे बंगाल ही अछूता क्यों रह जाए। लेकिन टीएमसी जो मौजूदा सरकार है उसकी वहां पर, वो इस बात का लगातार विरोध करती हुई नजर आ रही है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल तो आज यही उठता है कि वाकई में जिस तरीके की स्थिति बंगाल में बनी हुई है, टीएमसी को डर सता रहा है क्या कि अगर एसआईआर हुआ तो एसआईआर होने के बाद जितनी घुसपैठियों की संख्या हमने साफ तौर पर बंगाल में और बिहार में देखी, अब बंगाल में उससे ज्यादा देखने को मिल सकती है। ये लगातार बात कही जा रही है। देखना दिलचस्प होगा। कुछ प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आई है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। भारत का विपक्ष दुनिया का वाहिद विपक्ष है जो राष्ट्र की चिंता नहीं कर रहा है, जो मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण की बात कर रहा है, जो विदेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक होते हुए मतदाता बनाकर भारत का नागरिक बनाना चाहते हैं। इससे आंतरिक सुरक्षा के साथ खतरा होगा और लोकतंत्र प्रभावित होगा और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी होगी और सामाजिक सद्भाव भी बिगड़ेगा। तो ये मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के लिए ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, उनके पक्ष में बात कर रहे हैं। ये बंगाल में एसआईआर होगा। बंगाल में जंगल राज को समाप्त किया जाएगा। अब बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाएगा। ममता दीदी अब बचा नहीं पाएंगी। बंगाल को बांग्लादेश नहीं हम बनने देंगे। एसआईआर में जिस तरह का प्रावधान और जल्दबाजी करी गई, उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हो रहा है तो हमारे आदिवासियों को हो रहा है, ट्राइबल्स को हो रहा है। अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्यादातर राज्यों में आदिवासी पलायन पर है, माइग्रेशन पर है। पूरे गांव के गांव 70% से ज्यादा गांव खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि यह वही सरकार है जो आदिवासियों को रोजगार नहीं दे पाई, गरीबों को रोजगार नहीं दे पाई, और अब वो लोग पलायन कर बाहर चले गए हैं। जैसे ही एसआईआर की खबर बंगाल में आई, आप लोगों ने भी देखा, भर भर के घुसपैठिए बाहर जा रहे हैं। यह सिद्ध करता है, इससे यह बात प्रूव होती है कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता क्षेत्र, नॉर्थ साउथ परगना, वहां से ममता बनर्जी की पार्टी को बहुत लीड मिलती आई है। कारण क्या था? आपने जानबूझ करके अपने तुष्टीकरण की राजनीति को फलीभूत करने के लिए घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाया है। यह वोट बैंक की राजनीति है, यह तुष्टीकरण है। दिस इज एक्सट्रीम केस ऑफ पॉलिटिकल अपीजमेंट। यह अपीजमेंट नहीं चलने वाला है। हर भारतीय को बड़ा गर्व हुआ जब अभी 2 दिन पहले सभी चैनल दिखा रहे थे, हजारों की संख्या में जो घुसपैठिए थे वो वापस अपने देश जा रहे थे।
लेकिन एक आंख नम थी, एक आंख ऐसी भी थी जिसमें आंसू थे, एक दिल भर आया भारतीयों के लिए नहीं, घुसपैठियों के लिए। और वो व्यक्ति आदरणीय ममता बनर्जी जी थी। उनको लगा ये तो मेरा वोट भाग रहा है। एक तरह से जब SIR होता है तो उसका नियंत्रण इलेक्शन कमीशन के पास आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में चाहे स्टेट गवर्नमेंट गैर BJP के हो तो भी इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारा स्कोप होता है धांधली करने का, प्रेशराइज करने का, दुरुपयोग करने का। तो SIR किया ही इस दृष्टि से जा रहा है कि अगला नंबर बंगाल का है। उन्होंने जिस तरह से बिहार में करा करके बेईमानी से चुनाव जीता है वही मेथड अपनाने जा रहे हैं। खतरनाक बतला रही है, कल उसी के लिए वहां का रिजल्ट खतरनाक होगा जैसे बिहार के लिए हुआ है। बिहार में SIR के लिए जितना हाइट तौबा किए तो यहाँ की जनता समझा दिया ना, मतदाता समझा दिया ना कि हम लोग बाहरी आदमी को नहीं चाहते हैं। जो हिंदुस्तान का, भारत का जो नागरिक है, भारत का संविधान है, उसके अनुसार जिसको नागरिकता है वही नागरिक रहेगा। SIR यही शुद्धता कायम कर रहा है। तो वैसी परिस्थिति में SIR के खिलाफ जो जाएगा उसके खिलाफ जनता चल जाएगी। ममता बनर्जी कौन है SIR रोकने वाला? ये तो सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अटैक कर रहा है। SIR कोई नया बात नहीं है, ये 9th SIR हो रहा है देश में। और उन्होंने फर्स्ट डे से BLO को डराने का काम, इलेक्शन कमिश्नर CO के खिलाफ पर्सनल अटैक करना। देखिए, ममता बनर्जी का दिल बड़ा है। वो हम लोग जैसे चिकन हटेड आदमी नहीं है। हम लोगों का स्टैंड क्लियर है, डिटेक्ट, डिलीट एंड देन रिपोर्ट। लेकिन ममता बनर्जी बोल रहे जो गुजर गया तो क्या हुआ? वो भी तो किसी का पिता थे, उसका नाम भी वोटर लिस्ट में रहना चाहिए। रोहिंग्या तो क्या है, म्यांमार से वो भाग गया, बेचारे कहाँ जाएंगे? हमारा वोटर लिस्ट उसके लिए है। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों, जो लोग नारा लगाया था हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, वो भी तो किसी जमाने में हमारा ही लोग था। सबको वोटर लिस्ट में शामिल कर दो। अब आगे बढ़ लेते हैं और खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे और चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार TMC इतना बेचैन क्यों हो रही है SIR को लेकर। बीजेपी प्रवक्ता शशि अग्निहोत्री लगातार बने हुए हैं, स्वागत आपका। आशीष सैनी, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत आशीष जी। अरूप चक्रवर्ती, TMC प्रवक्ता, स्वागत है आपका अरूप जी। राकेश प्रजापति, सपा के प्रवक्ता है, स्वागत। संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरूप चक्रवर्ती जी, आप ही का रुख करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से SIR दूसरे चरण में हर जगह किया जा रहा है तो बंगाल में भी होगा, लेकिन TMC इतना खफा क्यों हो रही है? क्या ये डर है या हताशा है, या ये लग रहा है कि अगर SIR हो रहा है तो कहीं ना कहीं सियासत अब खिसकती हुई नजर आ रही है? मेरी आवाज पहुंच पा रही है अरूप चक्रवर्ती जी? हंसराय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। हंसराय जी, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, सवाल मेरा आपने सुन लिया होगा कि वाकई में TMC घबरा रही है क्या इस चीज से? जी देखिए, जो ये बातें जो बोल रहे हैं कि TMC घबरा रही है तो मुझे हंसी आ रही है। जो जिन पार्टी बोल रही है बात, TMC कभी घबराई नहीं है, ना बेचैन हुई है। घबरा रही है तो भाजपा घबरा रही है। इलेक्शन कमिश्नर की बेचैनी हो रही है कि मुझे जितना जल्दी हो SIR कंप्लीट करना है। मैं कल भी आपके चैनल पे बात बोला था कि अगर SIR करते हैं, SIR का मतलब कि एक एक वोटर्स को पहचानना, एक एक वोटर को, मृत वोटर को पहचानना, शिफ्टेड वोटर को पहचानना, आउट ऑफ जो बांग्लादेशी बोलो उनको पहचानने के लिए वक्त लगता है। न कि अपने BLO को एक बोझा फॉर्म दे दीजिए, ताकि BLO पे इतना प्रेशर डालिए कि 10 दिन के अंदर आपको फॉर्म वोटर्स को दे के वापिस 5 दिन में आपको सबमिट करना है। वो BLO, इसीलिए BLO आपने देखी, कल मैंने 6-7 जन का नाम लिया था। बंगाल में 13 BLO ऐसे हैं जो हार्ट अटैक से मर गए हैं। इतना इलेक्शन कमिश्नर का प्रेशर है। तो भाई इतनी बेचैनी क्यों है आपको बंगाल में? इतनी जल्दी क्यों SIR करने की पड़ी है? टाइम लेके करो ना। मैं कल भी आपके चैनल पे बोला था, टाइम लेके SIR करवाओ, 6 महीने के टाइम लो, 1 साल के टाइम लो, अच्छी से वोटर्स को पहचानो। नहीं,
एसआईआर का इतना विरोध क्यों किया जा रहा है? इससे पहले भी साफ तौर पर टीएमसी की तरफ से कहा गया था, मुख्यमंत्री आपकी ये साफ तौर पर कह रही है कि अगर होगा तो बहुत कुछ दिक्कत हो जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं ये डर है ना। अब बीएलओ की आपको इतनी फिक्र कहां से सताने लग गई? प्रद्युमन जी, हमारी जननेत्री मुख्यमंत्री हमेशा बोली है एसआईआर की प्रक्रिया, जो इलेक्शन कमिश्नर की जो प्रक्रिया है एसआईआर करने का, उसका विरोध किया जा रहा। हमारे एक भी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं कटे, इसका विरोध किया जा रहा। इतनी हड़बड़ी में आप बताइए कि एक वोटर, लेकिन एसआईआर जैसे ही लागू हुआ है, एसआईआर जैसे ही लागू हुआ है, उसके बाद से आपके बॉर्डरों पर इतनी भीड़भाड़ क्यों बढ़ गई है? अरे बॉर्डर पे भीड़ जब पड़ गई है तो जब बॉर्डर किसके अंडर में है ये बताइए? क्या ममता बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी के अंडर में आता है या बीएसएफ के अंडर में आता है? तो भाजपा वाले और केंद्र सरकार क्या कर रहे हैं? तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उस समय क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। अरे राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सबसे बड़े बीएसएफ की जिम्मेदारी बनती है। आपको पता है पहले 15 किलोमीटर था, अभी 50 किलोमीटर कर दिया है। तो क्या कर रही है बीएसएफ? केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर चुनाव आयोग अपने नीतिगत तरीके से जो रूपरेखा बनती है कायदे में, अगर एसआईआर करा रहा है, उससे आपत्ति है आपको? देखिए मैं क्या बोलूं, एसआईआर की प्रक्रिया पे आपत्ति है। क्यों कि एक वोटर्स को पहचानना एक महीने के संबंध नहीं है पूरे पश्चिम बंगाल में। शशि जी, अब साफ तौर पर टीएमसी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमें एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया चुनाव आयोग अपना रहा है उससे दिक्कत है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि चुनाव आयोग जो लगातार एसआईआर वहां पर कर रहा है, ये वाकई में टीएमसी की घबराहट है या फिर जिस तरीके से एक बीएलओ के प्रति जो प्यार दिखाया गया है टीएमसी के द्वारा, उनकी चिंता की जा रही है, ये वो है? आपकी आवाज नहीं पहुंच रही शशि जी, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए। एसआईआर को लेकर तृणमूल की जो दोहरी राजनीति है ना, पहले दिन से ही, जिस दिन से एसआईआर घोषणा हुई उस दिन से ही मुख्यमंत्री ने प्रचार शुरू किया कि हम इसको होने नहीं देंगे, और उन्होंने पदयात्रा, जगह जगहों पर पदयात्रा निकाली, और दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को कैंप कराया कि हम लोगों को हेल्प करना है लोगों की। और एक ही इशू था उनका कि किसी का भी नाम नहीं कटना चाहिए, किसी का भी नाम नहीं कटना चाहिए। तो निर्वाचन और चुनाव आयोग भी यही बात कह रहा है कि किसी भी जेन्युइन लोगों का नाम नहीं कटना चाहिए, सिर्फ जो घुसपैठिया है उनका नाम कटेगा यहाँ से। और बार बार भारतीय जनता पार्टी भी यही बात कहती आ रही है, दूसरे दल भी यही बात कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है। और दूसरी तरफ से जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, जो असल में टीएमसी का वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं से उनके पैरों के नीचे से जमीन खसक जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि स्वरूप नगर बोल के एक जगह है, वहां का हकीमपुर पोस्ट पर रोज तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं, बांग्लादेश की तरफ अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि असली में ये तृणमूल का वोट बैंक है जो 15 साल से ममता बनर्जी को यहाँ मुख्यमंत्री बना के रखे हुए। इन वोट बैंकरों की सबका आधार कार्ड से शुरू कर इन सबका वोटर कार्ड ममता बनर्जी की सरकार ने बनवाया है। और यहाँ के पश्चिम बंगाल के जो मूल निवासी हैं, चाहे वो राष्ट्रवादी मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, उन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है। और उन सब के लिए उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश से आए हुए जो हमारे शरणागत हैं भाई बहन, उनके नाम यहाँ पे कटने नहीं चाहिए। और इसी के लिए भाजपा सतत प्रयासरत रही है। उसके लिए सीए हमारी सरकार ने बोला है, सीए में रोज हजारों आवेदन पड़ रहे हैं, लेकिन इस सीए को लेकर भी तृणमूल सरकार उल्टा प्रचार जनता को बरगला रही है, क्योंकि उनको पता है कि 2026 में अगर उनका ये वोट बैंक उनके नीचे से खसक गया तो ममता बनर्जी और मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगी। तो इसीलिए उनके नेता एक तरफ जनता को हेल्थ कैंप के नाम पर बरगला रहे हैं और दूसरी तरफ अप्रचार कर रहे हैं कि सीए होने से आपकी नागरिकता चली जाएगी, एसआईआर का विरोध करेंगे। लेकिन उनके जगह जगह पर उनके जनप्रतिनिधियों ने कैंप लगाया हुआ है, हेल्थ कैंप लगाया हुआ है। और कहीं कहीं पर तो ऐसा हो रहा है कि हिंदू वोटरों के फॉर्म क्योंकि बंगला में दिए गए हैं, इसलिए उस फॉर्म को वो गलती से भूल भर के दे रहे हैं, ताकि हिंदुओं का नाम कटने से वो बीजेपी के साथ में दोहरी राजनीति करता है। एक तरफ उनका नाम कटवाते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी को बदनाम करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल जनता राजनीतिक सचेतन है। आपके भाजपा के कार्यकर्ता कहाँ है? ठीक से फॉर्म भरवाए ना, तो मैदान में तेगी भाजपा कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं। जितने भी कार्यकर्ता हमारे टीएमसी के ही नजर आ रहे हैं, बीएलओ का साथ देने के लिए, इलेक्शन कमिश्नर का साथ देने के लिए। चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग के साथ में BLA2 हेल्प करेंगे, लेकिन टीएमसी वहाँ पर मुख्य भूमिका निभा रही है। नाम आपकी पार्टी के BLA2 है ही नहीं है। आप बता दीजिए अगली विधानसभा में जाके 10 BLA2 आपकी पार्टी दे पाई है? आपकी पार्टी। चलो ठीक है, मैं आशीष जी का रुख करूंगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास शशि जी। ठीक है आशीष जी, आशीष जी आपको अगर ठीक है शशि जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आशीष जी, अब एसआईआर जब हो रहा है, ये तो हर जगह हो रहा है,
तो इस पर अब इस कार्यप्रणाली पर रूपरेखा और उस पर सब चीजों पर सवाल उठाना, ये तो चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग अपने हिसाब से करेगा। अब बीएलओ के प्रति इतनी चिंता, कुल मिला के सीधा विरोध नहीं किया जा रहा है टीएमसी द्वारा, तो कहीं ना कहीं विरोध तो किया ही जा रहा है। देखिए, आपने अभी दो चीजों का उल्लेख किया कि चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया चला रहा है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर पूरा सवाल है। चुनाव आयोग ने बिहार में जिस तरीके से एसआईआर किया, उसमें उन लोगों के मत काटने का काम किया जो गरीब लोग थे और जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट नहीं थे। उनके आधार कार्ड को पहले इनवैलिड कर दिया और बाद में कहा कि नहीं वैलिड कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। हलफनामा क्यों नहीं दिया इस पर? नहीं, हो गया ना। मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। बीजेपी का एक सीधा काम है कि उनके पास 2 करोड़ मतदाता है जिनको वो हर राज्य में चुनाव से पहले शिफ्ट करते हैं, और बिहार में इन्होंने यही किया है। आज पश्चिम बंगाल में भी यही करने की तैयारी है। एसआईआर उसके लिए एक माध्यम है कि फिलहाल एसआईआर के नाम पर ये बहुत सारे वोट जो उनके पार्टी को नहीं पड़ते हैं, इनको, क्योंकि इनको मालूम है, अभी तो इन्होंने शशि जी ने कहा कि इनको मालूम है कि कौन से वोट किसको मिल रहे हैं, तो ये जो वोट दूसरी पार्टियों को मिलते हैं उनको काटने का काम कर रहे हैं। और खासकर अपने फर्जी मतदाता जो महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर बिहार और बिहार से लेकर अब बंगाल में घुसने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उसके लिए एक तैयारी है कि एसआईआर के नाम अगर पर इसी चीज से पहले सुन लीजिए, पहले वोट काट दी जाए और उसके बाद जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो और फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित हो, उसके तुरंत बाद अचानक से रातों रात 25-25 हजार वोट एक विधानसभा में जोड़ दिए जाए और चुनाव के बाद वो गायब हो जाएगी। आशीष जी, नहीं, आशीष जी, अगर इन एसआईआर और ईवीएम से थोड़ा ऊपर कांग्रेस उठ जाती ना, करके जीते हैं, आशीष जी, चोरी करके आए, चोर हैं आप, आशीष जी, और खुश होने की जरूरत अरे नहीं है। अगर आप किसी पार्टी पे आरोप लगा रहे तो कोर्ट में जाके हल्फनामे देते, कितने हल्फनामे दिए आपने कोर्ट में जाके इस मामले को लेके? कितने हल्फनामे दिए हैं? अपनी हार की चीज बचाने से दूसरे पे आरोप लगाने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है। कितने हल्फनामे दिए आपने कोर्ट में जाके? चुनाव आयोग पूरी तरीके से संलिप्त होकर आपको चोरी करवा रहा है। और पहले ईवीएम थी, अब चुनाव आयोग हो गया और अब एसआईआर हो गया। आशीष जी, मेरा बस सीधा सवाल आपसे यह है कि अगर इन चीजों को छोड़ के, वोट चोरी को छोड़ के, ईवीएम को छोड़ के, अगर जनता तक आप लोग पहुंचते, आपके नेता राहुल गांधी जी पहुंचते ना विदेश को छोड़ के, जमीनी हकीकत जानने के लिए और लोगों से मिलने के लिए, तो आज कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्दशा नहीं होती। नहीं, आपने कहा ना कि राहुल गांधी जी ना होते तो छोड़कर कौन भागता है? दिल्ली ब्लास्ट के बाद सबसे पहले कौन भागा देश छोड़कर? पहली फ्लाइट में बैठकर प्रधानमंत्री जी निकल लिए, उसके बाद वो दौरा था उस समय उस ब्लास्ट से पहले गए थे प्रधानमंत्री जी। मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। प्रद्युमन जी सुन लीजिए, मुझे मालूम है कि आपका सरकारी चैनल है, लेकिन अब आप लोग ले देके ना चुनाव आयोग, आप तो मीडिया को नहीं छोड़ते ना चुनाव आयोग को छोड़ते हैं। अपनी हार की समीक्षा नहीं करेंगे आप? आपने अपनी हार की समीक्षा करी? अपनी हार की समीक्षा करी? नहीं, आपने कि आप क्यों हारे? चैनल पे तुरंत सवाल उठा देना, चुनाव आयोग पे सवाल उठा देना। एक मिनट सुन लीजिए। आपने विपक्ष के नेता पर कहा, मैंने कहा कि आपकी जिम्मेदारी थी कि प्रधानमंत्री पर भी पूछ लेते कि ब्लास्ट के बाद क्यों निकल लिए। तो ये प्रधानमंत्री जी पहले गए थे, मैं आपको जानकारी दे दूं, देश का और दौरा था, सब चीज पर नजर बनाए हुए थे प्रधानमंत्री जी। आप मुझे इतना बताइए, राहुल गांधी जी पहले विदेश थे जब चुनाव प्रचार चल रहा था, जब रिजल्ट आया, जब राहुल गांधी जी कहां थे? जब भी विदेश थे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ब्लास्ट के बाद प्रधानमंत्री जी कहां थे? एक राजकीय दौरे पर थे और उससे पहले भी वो दौरे पर थे। अंबानी की जब ब्लास्ट हुआ 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत करा के आए भूटान से, 6,000 करोड़ रुपए का। अब आप बेबुनियाद के आरोप लगाएंगे, अपनी हार की समीक्षा आप लोग कर नहीं पाते हैं, अपनी हार की समीक्षा नहीं कर पाते। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं। सभा प्रवक्ता लगातार बने। राकेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आप किस नजर से देख रहे हैं जो जिस तरीके से बंगाल के जितने भी बॉर्डर है वहां पर लगातार संख्या बढ़ चुकी है भागने वालों की, क्योंकि डर है एसआईआर होगा, पकड़े जाएंगे, दिक्कत पैदा होगी, इसलिए वो वैसे ही प्रदेश छोड़ दे रहे हैं। आप किस नजर से पकड़े गए थे बांग्लादेशी, वो कहां गए? प्रद्युमन जी, बात इसकी है कि एसआईआर कराया जा रहा है, ठीक है एसआईआर कराइए, लेकिन 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने का समय, लगभग 10 दिन तक तो बीएलओ को फॉर्म नहीं मिले थे, 10 दिन तक। और इनके जो आंकड़े हैं ये कह रहे हैं कि 99% जो है फॉर्म बढ़ चुके हैं, जबकि कल मैं लगभग जो है 25 से 30 बूथ पर घूमा था कल। लेकिन हकीकत यह है कि कुछ जगह तो ये स्थिति थी, इनके बीएलओ द्वारा एक भी फॉर्म नहीं बांटा गया था, एक भी फॉर्म। 14 दिन शेष बचे हुए हैं।
अब प्रद्युम्न जी जरा समस्या इस बात की है, जो समस्या है मेन ये समझिए, उत्तर प्रदेश का कोई भी एक गांव, भाजपा की प्रवक्ता यहाँ बैठी हुई है, पिछले 9 सालों से इनकी सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश का कोई एक गांव बता दें जिस गांव का व्यक्ति दिल्ली में नहीं रहता, जिस गांव का व्यक्ति हिमाचल प्रदेश नहीं जाता, चंडीगढ़ नहीं जाता, हरियाणा नहीं जाता, जालंधर नहीं जाता, कमाने खाने के लिए जम्मू कश्मीर तक जाता है। अब आप बताइए, वो 1 महीने के अंदर वो व्यक्ति आ करके, उसे 1 महीना बचा ही नहीं, पहले तो अब 14-15 दिन में करना है, कैसे अपने कागज जमा करेगा, कहां से वो अपना वोट बनवा पाएगा? तो आज स्थिति ये है, जिस तरीके से अभी भाजपा के ऑनलाइन तो हो रहा है ना, ऑनलाइन हो रहा है ना राकेश जी, ऑनलाइन सुविधा भी है ना, ऑनलाइन सुविधा भी है। कोई भी सदस्य फॉर्म सही करके दे सकता है। प्रद्युम्न जी, आज आपको पता है साक्षरता दर उत्तर भारत की कितनी है? साक्षर का मतलब जानते हैं? साक्षर क्या होता है? साक्षर का मतलब होता है केवल अंगूठा लगा करके रामलाल लिखना है तो रा कहीं जा रहा है, माँ कहीं जा रहा हो, ला कहीं जा रहा हो। आजकल गांव के लोग भी पढ़े लिखे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? दुनिया के हाथ में, गांव तक में एंड्रॉइड और एप्पल के फोन इस्तेमाल हो रहे हैं, आप कह रहे हैं अंगूठा छापे? कोई कौन अंगूठा छापे आजकल? साहब स्टूडियो में बैठ करके नहीं होगा, आप जमीन पे आकर के, अरे जमीनी हकीकत भी देखिए, हम भी गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आज भी राकेश जी, आज भी इस देश के 20% से ज्यादा लोग एंड्रॉइड फोन यूज नहीं करते हैं। आज भी 20% से ज्यादा एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं। आप गनीमत है, आप तो 20% पे आते हैं। बहुत से लोग कीपैड यूज नहीं करते हैं, उन लोगों के वोट कैसे बनेंगे? गनीमत है ना, आप तो उन 20% में आते ही है ना जो एंड्रॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मैं आपको पहले बता, देखिए प्रद्युम्न जी, पहले तो देखिए एक समस्या है, आपके चैनल पर हमेशा ये समस्या रहती है, भाजपा का प्रवक्ता बोलेगा, आप बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। मैं भाजपा के प्रवक्ता को भी रोकता हूँ, मैं भाजपा के प्रवक्ता को भी रोकता हूँ। अगर आपको एक छवि बना लेंगे, क्योंकि जब गलत बोला जाएगा तो उसको टोका जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, गलत बोला जाएगा तो वो टोका जाएगा। अरे तो आपको पता है उत्तर, अब आपने एक चीज बोली कि जो लोग बाहर रह रहे हैं वो यहाँ पे आके कैसे करेंगे, तो मैंने जवाब दिया कि ऑनलाइन होगा उसका। वो कैसे करेगा ऑनलाइन? तो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन करने में कितनी दिक्कत है? कितने, हर जगह साइबर कैफे है। अगर आप अंगूठा छाप है तो साइबर कैफे भी है देश के अंदर। क्या हर व्यक्ति ईमेल कर सकता है इस देश? अब इंटरनेट नहीं चलता, 5G के जमाने में आप क्या 1G इस्तेमाल करते हैं क्या राकेश जी? क्या बात करते हैं, हर जगह वाईफाई है, गाँव तक में आजकल इसी का इस्तेमाल होता है, आप इंटरनेट की बातें करते हैं। 24% इलिटरेट है, ठीक है। आज इसी वजह से स्थिति कांग्रेस की ऐसी हो चुकी है, कह रहे हैं इंटरनेट नहीं चलता। राकेश जी हंसी आती है मुझे आपकी बात पे। कहाँ चलता है इंटरनेट, बताइए ना जरा। भाजपा के विरोधिता के कहाँ नहीं चलता है इंटरनेट? आशीष जी क्या नोएडा से बाहर निकलिए कभी, नहीं हम तो नोएडा से कभी बाहर गए नहीं और ना हमने दिन दुनिया देखी हुई है। आप ही ने दिन दुनिया देखी है, आप ही जानते हैं आज गाँव में भी नेट चल रहा है और आप क्या बात करते हैं, कहां से कहां जमाना पहुंच गया। महोदय मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस फॉर्म को ऑनलाइन फिलिंग की बात कर रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। चलिए ठीक है। अरे आप लोग चुनाव आयोग को नहीं छोड़ते, मीडिया वालों को आप क्या छोड़ेंगे? राजनीतिक विश्लेषक बने हुए संदीप जी, संदीप जी एक बड़ी हंसने वाली बात मेरी समझ में आ रही है, शायद आप भी समझ पाए होंगे अगर आप सुन रहे हैं ध्यान से। अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं इंटरनेट नहीं चलता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं 20% के पास एंड्रॉइड फोन है, अधिकतर अंगूठा छाप है, वो कैसे कर पाएंगे? मैं आपसे समझना चाह रहा हूं हकीकत क्या है। देखिए प्रद्युम्न जी, हकीकत ये है कि एसआईआर तो चल रहा है और एसआईआर होगा, लेकिन इस पर हा हुल्ला बिहार चुनाव का रिजल्ट आने से पहले कम था। बिहार चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जो विपक्षी दल हैं या कहिए जो बीजेपी अलायंस में नहीं है, उन सब की कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ गई है। उनको लगता है कि जो बिहार का चुनाव है वो एनडीए अलायंस इसलिए जीता है क्योंकि बिहार में एसआईआर हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए मैंने भी अभी 2 दिन पहले मेरा और मेरी वाइफ का एसआईआर हुआ, हमारा फॉर्म भरे जाने में और उसमें ऐप पर अपलोड होने में केवल 10 मिनट लगी। 10 मिनट में 2 लोगों का फॉर्म भरा भी गया, उसमें एंट्री भी हो गई और वो अपलोड भी हो गया और हमें वेरिफिकेशन भी मिल गया कि आपका काम ओके हो गया है। तो देखिए अगर आप इन चीजों को गंभीरता से लेंगे, इनकी महत्व का उसको समझेंगे महत्व को, और बीएलओ के पास जाएंगे या बीएलओ की मदद करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। और एक व्यक्ति
जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, देखिए हमारे समाज में बहुत हाई एजुकेटेड लोग भी मिलेंगे, आपको ग्रेजुएट भी मिलेंगे, 12th तक के भी मिलेंगे, 10th तक के भी मिलेंगे, 5th क्लास तक के पढ़े लिखे लोग भी मिलेंगे और अनपढ़ भी मिलेंगे। तो एक टीम वर्क की तरह आपको काम करना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनकी मदद करेंगे और उनका काम आसानी से हो जाएगा। ऐसा काम बिल्कुल नहीं है कि नहीं हो सकता या इसमें किसी की गलत वोट कट जाएगी या किसी की गलत वोट बन जाएगी। देखिए जो हमारे बीच में आज नहीं रहे उनकी वोट कटनी तो तय है। जो लोग शिफ्ट करके चले गए हैं उनकी वोट जहां वो चले गए वो वहां जाकर के अपनी वोट बनवाएंगे। तो मुझे लगता है इसमें बेवजह ज्यादा हाउल्ला करने की जरूरत नहीं है। एसआईआर पहले से होता है, इसको राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए और हमें अधिकारियों की मदद करनी चाहिए ताकि हमारे पास एक फ्रेश वोटर लिस्ट तैयार हो सके। चलिए ठीक है, लेकिन शशि जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने तो अलग ही एक पहलू पकड़ लिया है। एक जगह इंटरनेट नहीं चल रहा, एक तरफ लोग अंगूठा छाप है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आज कितने लोग अंगूठा छाप है? देखिए, आजादी के पहले, आजादी के बाद का जो भारत था जिसको कांग्रेस ने बनाया था, जिस तरह से विकास की रफ्तार चल रही थी वो अभी भी उसी जगह पर ही अटके हुए हैं। आज भारतवर्ष में 5G अब 6G पर काम हो रहा है। गांव-गांव में हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल पहुंच गया है, इंटरनेट पहुंच गया है, ऑनलाइन सेवाएं मिल रही है। कुछ रिमोट इलाकों में परेशानी हो रही है जहां पर मैनुअल काम हो रहे हैं। बीएलओ जो मैंने 75% बीएलओ के साथ में विभिन्न दलों के BLA 2 निकल रहे हैं। मेरा प्रश्न एक ही जगह पर है, अगर इनका दल एसआईआर का विरोध वो ईमेल करना सीख गया क्या? वो ऑनलाइन फॉर्म करना सीख गया क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग बैठ करके? जी आप बोलिएगा, मैं अपनी बात मैं कह रही हूँ। अगर आप ये बताइए क्या मोबाइल हाथ में आने से क्या वो ऑनलाइन करना सीख गया फॉर्म को? आपको विरोध ईमेल करना सीख गया वो? उसके पृष्ठभूमि एक रखिए कि हम विरोध करेंगे, आपको एसआईआर नहीं करना है तो क्यों आपके लोग हेल्थ कैंप लगा के बैठे, हेल्थ कैंप लगा के बैठे? तो कांग्रेस और टीएमसी के लोग पब्लिक को बरगला रहे हैं। क्या बोलिए, अगर मरे वोटरों को जिससे हम लोग बात दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन शिक्षा का लिटरेसी दर कैसे बढ़ेगी? अरे लिटरेसी दर कैसे बढ़ेगी? अरे आप बंगाल की बात कीजिए, कहाँ उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में अगर आप लोग कुछ कर लेते तो आपकी सरकार रिपीट हो जाती। सुनिए एक कहावत है ना, लिटरेसी कहाँ से बढ़ेगी? लिटरेसी तो और घटेगी। कांग्रेस का भी ये हाल हुआ है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ में लेके डूबेंगे। और बिहार उसका उदाहरण है। कांग्रेस एकदम वोट चोरी से नहीं जीत रहे, चोरी नहीं कर रहे हम लोग। हम आपकी तरह चोर नहीं है और ना चौथी पास राजा हमारा राजा है। चौथी पास राजा को लेकर आप लिटरेसी की बात करते हैं। अरे चोरी पास राजा को प्रधानमंत्री बनाकर लिटरेसी की बात करते हैं। जब भी विदेश में आके फिर बदनामी कराते हैं राहुल गांधी जी, जब भी भारत की बदनामी करते हैं पढ़े लिखे होने के बाद भी। क्या बयानबाजी करते हैं राहुल गांधी जी, आपको नहीं पता? प्रद्युमन जी आप बताइए क्या बदनामी हुई भारत की, बताइए जरा। जब प्रधानमंत्री विदेश में जाकर उल्टी सीधी हरकतें करते तब बदनामी नहीं होती? जब राफेल में दलाली खाते हैं तो क्या फ्रांस से बदनामी नहीं हुई? कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री पद पर वो है, प्रधानमंत्री का पक्ष कर रहे हैं आशीष जी। पास राजा का पक्ष। प्रधानमंत्री वो इस वक्त मौजूदा स्थिति में है, आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको सोचना चाहिए। कोई संवैधानिक पद पर मौजूद है। मेरी बात, आप जिस तरीके का कटाक्ष कर रहे हैं मुझे लग रहा है आपको भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। आप क्यों एंकर बने घूम रहे हैं यहाँ पर? आप भाजपा में शामिल हो जाइए। मंत्री पद मेरे को ही मिलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। मुझे मंत्री पद मिलना चाहिए, मुझे उम्मीद है। कैसी बातें करते हैं? ले दे के मीडिया, ले दे के चुनाव आयोग, ले दे के चुनाव आयोग, ले दे के मीडिया, तुरंत मीडिया पे आ जाते हैं आप लोग। आप मीडिया की टेंशन छोड़ के अपनी हार की समीक्षा करते तो आज कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। हर जगह से कांग्रेस विलुप्त होती हुई नजर आ रही है। सोचिए आप इसको। और 10 सालों बाद कांग्रेस अरे जहां पर आप लोग जीतते हैं वहां चुनाव आयोग कैसे काम करता है? हिमाचल में क्या हुआ? हिमाचल में क्या हुआ? कर्नाटक में क्या हुआ? हिमाचल में क्या हुआ? चलिए बताइए। हिमाचल में वोट चोरी नहीं हुए क्योंकि आपकी वहां जीत हो गई। और ध्यान रखिए लोकतंत्र अपनी आंकड़ाई लेगा और जैसे लोगों को उचित जवाब देने की ताकत रखता है। ठीक है, उचित जवाब आपको मिल चुका, अभी कुछ दिन पहले ही मिला बंगाल बिहार में। बहुत अच्छा जवाब आपको मिला। ठीक है, देखने वाले लोग घटते जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रमुखता के साथ, सच्चाई के साथ आवाज उठाते हैं। लोग निश्चित तौर पे हमसे जुड़े हुए हैं। अंश राय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके कहने से कुछ नहीं होगा आशीष सैनी जी। जी, मैं शशि अग्निहोत्री जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो जो बंगाल के लिए जवाब मांगी है मैं दे रहा हूँ।
पहले तो आप अपनी पार्टी में झांकिए कि BLO 2 आप लोग भारतीय जनता पार्टी से कोई उपलब्ध नहीं करा पा रही है। ठीक है, एक भी विधानसभा के आप जब बोल रहे थे तो मैं चुप था शशि जी। आप मेरी बात सुनिए। भाजपा जो सपने देख रही है बंगाल जीतने की, पहले भाजपा को बोलिए एक विधानसभा 294 विधानसभा है, कोई भी एक विधानसभा में वो अपने BLO 2 को सिर्फ प्रोजेक्ट करे, उसके बाद सपने देखे बंगाल जीतने की। आपके पास BLO 2 नहीं है, सारे तृणमूल कांग्रेस के BLO को हेल्प कर रहे हैं और अब बंगाल जीतने की चले हैं। सोच पड़ गए, कैसी सोच है बताइए? अरे पहले कार्यकर्ता को तैयार कीजिए, हर एक BLO के साथ BLO 2 को भेजिए। सिर्फ बदनाम करने जिस पश्चिम बंगाल में आपकी मैत्री मुख्यमंत्री है ना, उस पश्चिम बंगाल को बचाने वाले और बनाने वाले दोनों भाजपा के फाउंडर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो कम से कम वहाँ पे भूल मत जाइए। उस पश्चिम बंगाल को बनाने में अभी जो आपके पश्चिम बंगाल के जो नेता है वो कहाँ से आए आपको पता है? भाजपा के जो विरोधी दल के नेता है शुभेंदु अधिकारी जी, वो किस दल से आए थे? आपके पास डॉक्टर बीजेपी के ना, आपके पास भाजपा के पास में एक भी ऐसा चेहरा बताइए जो भाजपा ने कार्यकर्ता को तैयार करके बनाई है। आज बंगाल आपने अभिषेक बनर्जी को आपने तैयार किया। अभिषेक बनर्जी 2 साल की उम्र में राजनीति करती थी। तो क्या भाजपा ने तैयार किया है? क्या मुझे बताइए तो। अभिषेक बंदोपाध्याय को भाजपा ने तैयार किया? हमारे यहाँ अगर अंशुराय जी अगर कार्रवाई हो रही है उसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा गया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से, वो काम हो जाएगा, सही तरीके से होगा। इस पर धमकी देने की आवश्यकता क्या है कि अगर SIR हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी? टीएमसी इतना क्यों खौफ कर रही है? गलत प्रक्रिया के विरोध हम लोग हैं। अब आपको विरोध करना है तो विरोध तो कैसे भी करेंगे, इसे कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने राहुल गांधी जी आए थे ना हाइड्रोजन बम फोड़ने, क्या हुआ उस बम का? उल्टा मुझे लगता है कांग्रेस पे फूट गया वो। कितना भी बन जाए ना, उसका ज्ञान का इतिहास नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी एवं अभिषेक बंदोपाध्याय के एक ही विरोध है, एक भी जेन्युइन वोटर को बंगाल से नाम काटने नहीं दिया जाएगा। वो जितने जेन्युइन वोटर का नाम नहीं कटेगा। जो घुसपैठी है, जो मृत हो चुके हैं, रीचेक हो रही है, सूची रीचेक होने में क्या दिक्कत हो रही है? चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग करेगा। आप जबरदस्ती की उसमें ऑब्जेक्शन को खड़े कर रहे हैं क्योंकि आपको खौफ है कि अगर वाकई में SIR हो गया तो आपका जीतना मुश्किल हो जाएगा। आज का डेट नोट कर लेने बोलिए। SIR के बाद भी तृणमूल कांग्रेस 2021 से 2026 में ज्यादा सीटें लेके यहाँ पे सरकार ये कांग्रेस वाले भी यही दावा कर रहे थे हमारे चैनल पे बिहार चुनाव से पहले। आज देखिए क्या हुआ है, परिवर्तन होने में समय नहीं लगता है। चुनाव आयोग भाजपा में मिल जाएगा ये मालूम नहीं था। पश्चिम बंगाल पे चुनाव आयोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने का ये मालूम नहीं था। आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं फिर? आशीष जी आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते? जाइए ना कोर्ट, हल्फनामे दीजिए। चिल्लाने से क्या होता है कि चुनाव आयोग ये कर रहा है? कोर्ट में जाके हल्फनामे दीजिए ना। जनता को क्यों भ्रमित करते हैं आप लोग? समाजवादी पार्टी ने दिए थे, चुनाव आयोग मर गया है। बिल्कुल चुनाव आयोग मर गया है। 18,000 हल्फनामे दिए थे, जिस प्रकार से क्या हुआ उन हल्फनामे का? अब जनता आप लोगों को पसंद है। अरे आपका गुंडा राज भी देखा है हम लोगों ने। सपा प्रवक्ता लगातार जो कह रहे हैं राकेश जी, आपको आपका गुंडा राज भी बहुत भली बात ही देखा है, यूपी ने भी देखा है, मैं भी उत्तर प्रदेश से ही आता हूँ। नहीं दिखाई दे रहा है, यही तो समस्या है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है। अब एक संग बोलेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी ना। संदीप जी चलिए ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक है, उनकी राय जान लेते हैं हम। संदीप जी ठीक है, आ रहा हूं मैं। संदीप जी एक बात आप ये बताइए, साफ तौर पर अब कांग्रेस प्रवक्ता का साफ तौर पर यह कहना है कि चुनाव आयोग धांधलेबाजी कर रहा है। बीजेपी और जो सपा के प्रवक्ता है वो यही आरोप लगा रहे हैं। कब तक हम ये आरोप सुनेंगे? ये वाकई में सच्चाई है, ये स्थिति सिर्फ जबरदस्ती की बयानबाजी है? देखिए सैनी साहब को मैं ये बताना चाहता हूं कि सैनी साहब ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयुक्त बनने से पहले, SIR होने से पहले उत्तर प्रदेश से कांग्रेस कब से गायब है? आप मुझे बताइए। 40 साल हो गए उत्तर प्रदेश से कांग्रेस गायब। बिल्कुल, जब तो SIR का कोई कुछ था ही नहीं। बिहार से गायब है कांग्रेस। बंगाल से कब से गायब है आपको भी नहीं याद होगा। बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको ये चीज देखनी चाहिए कि आज
आज मोदी जी 2014 में आ गए हैं, आज ज्ञानेश कुमार जी आ गए हैं, और कांग्रेस कब से गायब है? आखिर वो प्रॉब्लम क्या है, कमी कहाँ रह गई है, उस चीज का विश्लेषण करने की जरूरत है। ठीक है, आप राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, लेकिन ईवीएम पर आरोप लगाने नहीं, बिल्कुल सही बात बोली। चलिए ठीक है, 2014 से पहले कितने साल हो गए आप उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाए हैं? जब कौन सा SIR हुआ था? जब कौन सा SIR हुआ था बताइए, आशीष जी बताइए, जब कौन सा SIR हुआ था? नहीं, आप बार बार ये बात मत कीजिए ना। मैं आइए, इन्होंने भी भाजपा का पक्ष करना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग की सच बात बोलेंगे तो भाजपा का पक्ष हो रहा है। 272 भ्रष्ट अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी है। जब अच्छा, सब कुछ अपने हिसाब से कर लीजिए, आप सब कुछ अपने हिसाब से कर लीजिए। आज यही जब दुर्दशा है कांग्रेस की। आज उन्होंने बिल्कुल सटीक बात बोली है कि अभी आप आरोप लगा सकते हैं, आरोप लगा रहे हैं आप लोग। 2014 से पहले तो कोई SIR नहीं हुआ था, जब आप लोग क्यों वापसी नहीं कर पाते हैं किसी भी प्रदेश में? नहीं, तब चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा था, चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करता था। तो भी आप लोग वापसी नहीं कर पा रहे थे ना? वापसी तो आपकी जब भी नहीं हो पा रही थी, वापसी तो आपकी जब भी नहीं हो पा रही थी। चेयर पर नेता विपक्ष की भूमिका होती थी। आज चुनाव आयोग के चेयर पर नेता विपक्ष की भूमिका नहीं है। अब अगर कभी भी कांग्रेस जीतती है किसी भी राज्य में, तो इसका मतलब वो चोरी करके जीतेंगे। ठीक है, अंश जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अब आप लोग साफ तौर पर BLO का हवाला दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं? SIR हो रहा है यहाँ पर, साफ तौर पर आपको और आपकी पार्टी को ये डर लग रहा है क्या, क्योंकि बहुत भारी संख्या में घुसपैठिए बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं वोट बैंक ना हिल जाए? जी, पहली बात तो मैं कल भी बोला, आज भी बोला कि हमारी पार्टी के न कोई डर है, न कोई घबराहट है, किसी भी तरीके का कोई असुविधा नहीं है। सिर्फ हमारी पार्टी एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं अभिषेक बंदोपाध्याय का एक ही विरोध है कि चुनाव प्रक्रिया जो हो रही है वो गलत हो रही है। आप टाइम लेके कीजिए, सही वोटर को पहचानिए, उसके बाद आप SIR अच्छी तरीके से कीजिए ना। 1 महीने में क्या हड़बड़ी मच गई है भाई, जो बंगाल में मुझे शेयर करवाना है। अब भाजपा जो बोल रही है, राकेश जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, फिलहाल जो SIR की प्रक्रिया इसके समर्थन में या फिर विपक्ष में? नहीं, देखिए जो अभी अंशराय जी कह रहे हैं, भाई मैंने शुरुआत में कहा, लेकिन आप लोगों की आदत है कि आप लोग बोलने तो देंगे नहीं। मैंने कहा जो लोग 1 महीने का समय पर्याप्त समय नहीं है इसके लिए, क्योंकि 15 दिन तो आपने ही ले लिए, आपके BLO ने ले लिए। 15 दिन में आप उसका फॉर्म भी वापस ले लेंगे। और ये अभी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, पता नहीं क्या हो गया राजनीतिक विश्लेषकों को भी, ये वहां बैठ करके कह रहे हैं अरे एक BLO को फोन लगा करके पूछिए कितनी बुरी स्थिति है, साइट नहीं चल रही है, BLO परेशान है, BLO आत्महत्याएं कर रहे हैं। जो है अभी आप ग्राउंड लेवल पर जाइए, ये बात इंटरनेट की और मोबाइल की नहीं है, एंड्रॉइड फोन की। ये तो मैं भी जानता हूँ, एंड्रॉइड फोन 80% लोगों के पास पहुंच चुके हैं। बात इस बात की है उस एंड्रॉइड फोन। ठीक है, अब समय बहुत कम है, छोटा सा जवाब संदीप जी से, संदीप जी जल्दी जवाब दीजिए, समय कम है। देखिए प्रद्युमन जी, आप SIR को, चुनाव आयोग को, किसी चीज को टारगेट नहीं कर सकते। आपको जमीन पे काम करना पड़ेगा, अपना संगठन खड़ा करना पड़ेगा, अपने पीछे लोगों को लामबंद करना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की उंगली छोड़कर कांग्रेस को अपने दम पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, तब जाकर कांग्रेस का भला हो सकता है। ठीक है, चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आपने देखा, अब जिस तरीके से SIR लागू हो चुका है, लगातार प्रक्रिया में है, और उस पर TMC जिस तरीके से हो हल्ला कर रही है, वो अपने आप में तमाम बड़े सवाल यहां पर खड़ा कर रहा है। सोचने का विषय है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।